नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तेहरान में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि इस आंदोलन की प्रासंगिकता बरकरार है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई देशों के नेताओं से आपसी मुद्दों पर भी बातचीत की। प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जावेद नकवी साहब। इसके अलावा पूर्व राजदूत विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही समय में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जावेद नकवी साहब, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं फिलहाल कि आज तेहरान में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया तो ये भी कहा कि इसका रेलेवेंस अभी भी बरकरार है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि 50 साल पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज जो दुनिया के हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उस वक्त में अमेरिका और सोवियत संघ दो पोल होते थे दुनिया के, आज यूनिपोलर वर्ल्ड है। इसलिए अब इस आंदोलन की बहुत प्रासंगिकता नहीं बची है। इसी सवाल से आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन में जाएं और उसकी हिज्जे निकालने की कोशिश करें तो इसकी रेलेवेंस तो पता चलेगा कि कभी नहीं थी, अगर उस नैरो प्रिज्म से हम देखें इसको। क्योंकि इसके जो मेंबर्स रहे हैं उमूमन उनमें से कुछ सोवियत यूनियन के साथ थे, जिसमें कि हिंदुस्तान खुद शामिल है। एक माना में एक किस्म का डिफेंस पैक्ट भी था हमारा, इराक का था। और दूसरी तरफ अमेरिका वाले शायद आए, जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल जो आज भी बावजूद इसके कि तमाम दिक्कतें पैदा कर रहा है अमेरिका के लिए, अभी तक उसके ऊपर से वो जो नॉन नेटो एलाई का जो तमगा है वो नहीं शायद हटाया गया है। और सिंगापुर, इस तरह की तमाम चीज़ें जो मुझे 1983 में एक मौका मिला था जब इंदिरा गांधी के शायद एक साल पहले इंतकाल से, तो उस वक्त ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस थे उसमें। और नैम की एक स्पिरिट इन सारी कॉन्ट्रडिक्शंस को मिला के इसी की एक डायलेक्टिक्स के ज़रिए से कुछ निकली थी। और आपको हैरत होगी कि बावजूद इन कॉन्ट्रडिक्शंस के, इन तज़ादात के, उसमें जो आह्वान हुआ था, जो क्लैरियन कॉल आई थी दिल्ली से 1983 में, अगर हम उस वक्त का जायज़ा लें और इस वक्त हम देखें, जो मैंने तकरीर पढ़ी है मनमोहन सिंह साहब की, प्रधानमंत्री की, तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जो हमारी खुद की अपनी एनर्जी है, जो हमारी अपनी क़ुव्वत थी क़यादत करने की, लीडरशिप करने की, दुनिया के सबसे बड़े अहम एक ख़ित्ते का, जो कि शायद यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के बाद सबसे बड़ा एक ग्रुप है। 1983 में यह था कि हिंदुस्तान का जो इंडियन ओशन है उसको आप न्यूक्लियर फ्री जोन करार देंगे। डिएगो गार्सिया जहाँ पे अमेरिकन बेसेस वो इंग्लैंड से, यूके से लीज पे लिए हुए थे, और किस तरह से लीज पे लिए हुए थे, कौन सी कॉलोनियलिज्म है आज के ज़माने में कि डिएगो गार्सिया भी उन्हीं के कब्ज़े में है आज भी, उसको खाली कराने का आह्वान हुआ था। फ़िलिस्तीन का मसला था उस वक्त, स्वापो का मसला था, नामीबिया का मसला था। लेकिन जावेद साहब, अगर आज के हालात देखें, आज के हालात में एक तरफ G77 है, G20 है, भारत खुद उनका हिस्सा है, ब्रिक्स है, इस तरह के जब आप देखते हैं संगठन और जिस तरह के हित एक दूसरे से टकराते हैं देशों के, वैसे में अगर नैम के रेलेवेंस की बात करें, क्या नैम कोई ऐसा कारगर या सिग्निफिकेंट संगठन देशों का हो सकता है? मैं अगर आप बिल्ली को आइडेंटिफाई कर लें, जिस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, टू यूज एक अंग्रेजी का फ्रेज है जिसका मैं तर्जुमा करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक जहती की और एक सॉलिडारिटी की कि भाई ये किस तरह से किया जाए इस काम को। प्रधानमंत्री ने कुछ इशारे किए हैं जो कि शायद कारगर साबित हो सकते हैं, जैसे कि IMF को, वर्ल्ड बैंक को किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को मैं नहीं समझता हूं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसमें कि ये 5 जो बिग दादा जो हैं दुनिया के, जिन्होंने कब्ज़ा कर रखा है हमारी सांसों पर, वो अपनी ताकत को, अपनी क़ुव्वत को छोड़ना चाहेंगे या उसकी लगाम ढीला करना चाहेंगे।
तो उसको तो आप लेकिन ये वर्ल्ड बैंक और IMF का अच्छा इंटरेस्टिंग इन्होंने प्रधानमंत्री ने पहलू निकाला है। जावेद नकवी साहब इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तेहरान यात्रा पर। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर AK पाशा भी जुड़ चुके हैं और विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ हैं। पाशा साहब, ब्रेक से पहले हम जावेद नकवी साहब से बात कर रहे थे कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, नेम जिसे हम कहते हैं, ये कितना प्रासंगिक है आज के दौर में, क्योंकि 50 साल पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो दुनिया के हालात बिल्कुल जुदा थे, अब बिल्कुल अलग हैं। आज के हालात में संक्षेप में चाहूँगा आपकी टिप्पणी, कितना रेलेवेंट मानते हैं आप नेम को? मेरे ख्याल से अभी रेलेवेंट है, इसलिए कि 3-4 रीजंस मैं दे सकता हूँ क्विकली। एक तो जो अमेरिका पिछले 10-12 सालों से जो करता आ रहा है, कई डेवलपिंग नेशन उससे नाखुश हैं। दूसरी बात, जो आर्थिक स्थिति यूरोप और अमेरिका में है, उससे और नॉन अलाइन मूवमेंट का रेलेवेंस बढ़ गया है। और जो इवेंट्स तेहरान में या धमकी दी जा रही है ईरान के ख़िलाफ़, या जो सीरिया में जो हो रहा है, और फ़लस्तीन का मसला जो कई सदियों से अनरिजॉल्व्ड है, इन सब चीज़ों को लेके, और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जिसकी बात हर साल करते आ रहे हैं पिछले 40 सालों से, कुछ प्रगति नहीं हुई है। इन सब मुद्दों को लेके मेरे ख्याल से नाम और UN रिफॉर्म्स वगैरह, भारत भी उसमें शामिल होना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में, इन सब मुद्दों को लेके, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, नाम रिफॉर्म्स वगैरह सब लेके, कुछ और दम है नाम में, कुछ और कर सकते हैं ये सब गुट। तो आप मानते हैं कि आज भी प्रासंगिक है और उम्मीद की जा सकती है इस आंदोलन से? आप विवेक काटजू साहब, आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज तेहरान में जब उन्होंने संबोधित किया गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को, तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अभी भी प्रासंगिक है। एक तो इस पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, और एक और छोटा सा सवाल इसी में जोड़ना चाहूँगा कि ईरान को जिस तरह से अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की तरफ से, क्या ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो तेहरान में हो रहा है किसी तरह से ईरान की मदद करता है कि आज भी ईरान आइसोलेटेड नहीं है दुनिया में? देखिए, ईरान का मसला तो दरअसल परमाणु मसला है। दुनिया के बहुत सारे देश, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बहुत सारे गुटनिरपेक्ष देश भी ये मानते हैं, चाहे ईरान कुछ भी कहे, कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है। और अब उस मसले में गुटनिरपेक्ष देशों का कोई भी वास्तविक रोल मुझे नहीं दिखता है। वो मसला एक और है। हाँ, उस मसले, मेरी समझ में दुनिया का सबसे जटिल मसला यही मसला है, और उस मसले से हम पर भारत पर बहुत असर पड़ सकता है, जैसे और देशों पर असर पड़ेगा। लेकिन उस मसले के सल्यूशन में गुटनिरपेक्ष देश वास्तविक रूप से कोई योगदान नहीं दे सकते। एक तो ये। दूसरी चीज़, आपने कहा ये क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज के दिन प्रासंगिक है? हाँ, ये है। दुनिया के 120 देश आवाज़ उठाते हैं कि इस दुनिया में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। इस लिहाज से ये बहुत ही प्रासंगिक है। लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि दुनिया ताकत के आधार पे चलती है, और इन देशों की कितनी ताकत। आज के दिन मेरी समझ में G20 जो है ग्रुप, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और भारत उस ग्रुप का भी मेंबर है। अगर आप प्रधानमंत्री जी की जो आज वक्तव्य है देखें, तो मुझे लगता है उस वक्तव्य में, और अगर वो G20 में वो वक्तव्य करते तो उसमें कोई अंतर नहीं था।
जी जी, विवेक काटजू साहब आऊँगा मैं आपके पास। ए.के. पाशा साहब, मैं विवेक काटजू जी साहब जो कह रहे थे कुछ देर पहले, यही सवाल मैं जावेद साहब से भी कर रहा था कि एक तरफ G77 है, G20 है, फिर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना का ब्रिक्स है, इस तरह के जब संगठन मौजूद हैं, वैसे में नेम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना कितना वास्तविक है, कितना व्यवहारिक है? देखिए, एक ये ग्लोबल लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स वगैरह छोटे छोटे ग्रुप्स जैसा OAU पहले था, या AU है, या आसियान है, या सांघाई कोऑपरेशन काउंसिल है, या दूसरे छोटे GCC है जी वगैरह, मगरिब में AMU है वगैरह सब है। लेकिन इन सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नाम में आए जी, चाहे लैटिन अमेरिका में हो या साउथ ईस्ट एशिया में हो, अफ्रीका, यूरोप, एशिया वगैरह सब मिलके। तो 100 से ज़्यादा देश जनरल असेंबली में अगर कुछ रेजोल्यूशन लाते हैं तो उसका काफ़ी असर होता है, काफ़ी उसकी आवाज़ बुलंद होती है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से नाम, हालांकि कई लोग सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद या कोल्ड वॉर शीख जंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने नाम को जो है दफन कर दिया था कि इसमें कुछ दम नहीं है। लेकिन हर 3 साल 4 साल जब ये मीटिंग होती है, समिट, शिखर सम्मेलन होती है, तो सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं, विदेश मंत्री भी गए हैं, हालांकि ईरान के साथ। लेकिन विवेक काटजू साहब जो बात कह रहे हैं, विवेक काटजू साहब ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली दुनिया ताकत से चलती है। G20 जो संगठन है उसकी तुलना अगर नेम से करें तो नेम कहीं नहीं टिकता है। नहीं, ताकत जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर विवेक काटजू की साहब की बात लेके चलें तो अमेरिका जो भी करता आ रहा है और करेगा। क्या हो सकता है वो? क्या ईरान को या दूसरे अन्य देशों को कर सकता है? अगर हो सकता तो लीबिया में भी इंटरवीन कर सकता था, सीरिया में भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि रूस, चीन और दूसरे नॉन अलाइंड नेशंस उसके खिलाफ। और इसी तरह अगर इजराइल या अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पे हमला करते हैं तो पूरे 120 देश सही नहीं, लेकिन कम से कम ज़्यादातर देश तो आवाज़ उठाएंगे। और ईरान का कसूर क्या है? जैसे नॉर्थ कोरिया ने किया है, वो भी वही कर रहे हैं जो इजराइल किया है, पाकिस्तान ने किया या हमने किया पिछले 30 सालों में, वो वही करना चाहते हैं। क्योंकि ईरान को दिन रात धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। और वो 8 साल इराक के साथ जंग लड़े, उनके ऊपर थोपा गया था। विवेक काटजू साहब, आपने सुना ए.के. पाशा साहब को, उनका ये कहना है कि बेशक अमेरिका बहुत ताकतवर है और G20 देश जो हैं उनकी ताकत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो गुटनिरपेक्ष देश हैं और जब वो एक मंच पर आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके बड़े मायने होते हैं। हाँ, कई मसलों पे बड़े मायने हैं। जैसे हम अगर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक बहुत महत्व है हमारे लिए, क्योंकि UN में जब वोटिंग होगी तो ये देश वोट करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपसे फिर दोहराना चाहूँगा कि दुनिया शक्ति पे चलती। अब अमेरिका सोल सुपर पावर नहीं है, ये हम नहीं मान के चल सकते कि अमेरिका जो चाहता है वही होगा। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अगर रूस और चीन अमेरिका का सीरिया में विरोध नहीं करते और गुटनिरपेक्ष देश करते तो क्या अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के देश जो चाहते थे वो नहीं कर पाते? दुनिया हमें वास्तविकता से दूर नहीं हटना चाहिए। जी 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 जी, काटजू साहब मैं आऊँगा आपके पास। जावेद साहब, एक बहुत ही व्यवहारिक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं विवेक काटजू साहब। नहीं, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसकी दलील तो यूँ है कि जो आपके पास 3 आइकॉन्स थे, अगर आप एक ज़माना था जब आप नॉन अलाइंड मूवमेंट की छवि अगर आप उसे क्रिएट करें तो उसमें टीटो, नेहरू और नासिर की तस्वीर नज़र आती थी। और ये बिल्कुल सही है कि उन तीनों मुल्कों को डिग्रेड किया गया है। अब इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं लोग कि हिंदुस्तान जो है ज़्यादा कुछ लोगों के नज़रिए में मजबूत हुआ है, शायद न्यूक्लियर शक्ति की तरफ इशारा हो रहा होगा, कुछ इक़्तिसादी प्रोग्रेस भी हुई है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एक मॉरल स्पाइन थी हिंदुस्तान की वो डगमगा गई है, उसकी मैं तरफ अभी आता हूँ। लेकिन उससे पहले जो फिज़िकल उसका डिसमेंबरमेंट हुआ वो टीटो के यूगोस्लाविया का हुआ। उसके बाद जो हमला हुआ, आइडियोलॉजिकली हमला हुआ, फिर इक़्तिसादियात के ज़रिए हमला हुआ, यहाँ तक कि इजिप्ट जो है वो ऐसा डगमगाया कि वहाँ से नासिर चले गए, फिर एक हुकूमत रही, वो फ़ौज की हो रही, और आजकल वहाँ पे एक इस्लामी निज़ाम आ गया है। तो वो जो एक सेक्युलर आइडियल था हमारे निगाह में, वो वहाँ जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया है। हम अपनी दिक्कतों में पड़ गए हैं, अच्छी खासी दिक्कतें हैं हमारी। एक वक्त था जो हमारे जो एलाइज थे हमारे साथ खड़े थे शाना बशाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर के इशू पे जो हमारे साथ एक सेक्युलर मुल्क खड़ा था इस पूरे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में, वो था इराक़, और हम दूसरी तरफ देखते रहे और उसका सफाया कर दिया गया। जावेद साहब, मुझे ब्रेक पे जाना। पाशा साहब, एक संक्षिप्त सी टिप्पणी आपसे चाहूँगा कि अब जो सवाल मैंने काटजू साहब से भी किया वो ये कि ईरान अभी जिस तरह से एक आइसोलेशन झेल रहा है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के द्वारा, क्या ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो तेहरान में हो रहा है किसी तरह से ईरान को मदद मिलती है इस बात को साबित करने में कि वो दुनिया में अलग थलग नहीं पड़ा है? जी, इससे साफ जाहिर है कि इन 1000 कोशिशों के बावजूद वहाँ 100 से ज़्यादा प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पूरा दुनिया का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया भी वहाँ मौजूद है, NGOs हैं, UN सेक्रेटरी जनरल हैं, और क्या चाहिए जी। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ईरान इस कोशिश में कामयाब होते नजर आ रहे हैं कि वो आइसोलेट नहीं है दुनिया में। डिप्लोमेटिक कू है ये उनके लिए, डिप्लोमेटिक कू है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तेहरान यात्रा पर। विवेक काटजू साहब, सीधा आपके पास आना चाहूँगा कि अभी तक हम बात कर रहे थे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वहाँ पर ईरान के नेताओं से भी मुलाकात हुई है, दूसरे देशों के नेताओं से भी मुलाकात हुई है। उस पक्ष पर भी आपसे बात करना चाहेंगे। ख़ासतौर पर ईरान के नेताओं से, अहमदीनेजाद और आयतुल्लाह खमैनी से जो मुलाकात हुई है, एक तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि जो ट्रेड बैलेंस की उन्होंने बात की है कि वो ईरान के पक्ष में झुका हुआ है, उस मोर्चे पर भारत की कोशिशें कितनी कामयाब होती हुई नजर आती हैं आपको? देखिए, ईरान हमारे लिए तेल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और हमें जब तक तेल की ज़रूरत है तब तक हम ईरान से और भी देशों से ख़रीदेंगे। तो ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, लेकिन यहाँ पर भी मैं उसी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहूँगा कि वास्तविकता यही है कि ईरान का से इम्पोर्ट्स हमेशा हमें ज़्यादा करने पड़ेंगे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उन्हीं के पक्ष में रहेगा। ईरान बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, हमारे रीजन, हमारे क्षेत्र का एक बहुत शक्तिशाली देश है। हमारे संबंध तो ईरान से ऐतिहासिक हैं और ये संबंध सुदृढ़ होने चाहिए, लेकिन हाँ, एक मसले पर हमने बार बार ये कहा है कि ईरान को परमाणु क्षेत्र में अपने जो दायित्व हैं वो निभाने चाहिए। और हम पाशा साहब ने जो एक इशारा किया था, हमारी नीति, और मैं समझता हूँ सही रही है, कि हम नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार आएँ। परमाणु हथियारों पे अलग से, इस मुद्दे पर अलग से बात करेंगे। काटजू साहब बने रहिए हमारे साथ। पाशा साहब, इस वाले मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन जो ट्रेड से जुड़ी हुई बात है, विवेक काटजू साहब ये कह रहे हैं कि झुकाव हमेशा ईरान की
तरफ ही रहेगा, और वो जाहिर भी है क्योंकि तेल का मामला है। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह से जिस तरह से उनको रिसीव किया गया ईरान में, और जिस तरह से उनको अलग से उनके साथ 1-to-1 मुलाकात हुई है, और जिस तरह से मनमोहन सिंह ने अपनी बातें रखी हैं, आपको लगता है कि कुछ जो ट्रेड बैलेंस की बात हो रही है वो बेहतर होगा? नहीं, उससे पहले मेरे ख्याल से जो मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी पिछले कुछ सालों से, मेरे ख्याल से उसमें कुछ तेज़ रफ्तारी हुई है। उसमें कोशिश की गई है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको भुला दे के नया चैप्टर ओपन करें। और जहाँ तक ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात है, ईरान हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ें ख़रीदना चाहता है, लेकिन जो पेमेंट का मसला है, जो तेल का उठा था कि एशियन क्लियरेंस सिस्टम बंद हो गया, टर्की में जो बैंक था, जर्मनी में जो बैंक था, और अमेरिका और EU के सैंक्शंस की वजह से कई हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं अमेरिका के और यूरोप के दबाव में आके। लेकिन फिर भी ईरान 2 कदम आगे बढ़ के कह रहा है कि चाहे आप अपने रुपए में दे सकते हैं या हम आपके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी बताई है। तेल ही नहीं, लेकिन आगे चल के गैस की भी उम्मीद है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा भंडार ईरान के पास है रशिया के बाद। और हम कतार के ऊपर निर्भर हो गए हैं, और वो हमें जो चाहिए वहाँ से मिल नहीं सकता। तो जो पारस गैस है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस कन्वर्ट करके जब टेक्नोलॉजी मिलेगी तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान है, लेकिन सबसे अहम बात प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वहाँ मेरे ख्याल से जो मसला उठाए हैं कि जो ईरान धमकी दिया था कि हॉर्मुज़ हम बंद कर देंगे अगर ईरान पे इजराइल या अमेरिका का हमला होगा रिटेलिएशन में, उससे तेल का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि 35% से ज़्यादा तेल हॉर्मुज़ के थ्रू जाता है। लेकिन उसकी कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन डरने की बात यह है कि जो ईरान धमकी दिया है कि अगर पहला मिसाइल ईरान पे गिराते हैं तो हम जहाँ से मिसाइल निकला वहाँ रिटेलिएशन करेंगे, चाहे वो अमेरिका के शिप्स होंगे या बेस होंगे बहरीन में, कतार में, सऊदी अरेबिया में, या कतार में, कुवैत में वगैरह। लेकिन वहाँ हमारे 60 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं। अगर वहाँ ईरान रिटेलिएशन करके, और रेडिएशन नागरिकों का फ़र्क तो नहीं, रेडिएशन के अलावा 60 लाख जो वहाँ हमारे लोग बसे हैं, अगर वहाँ कुछ भी होता है तो हलचल मच जाएगी। हमें बहुत बड़ी परेशानी होगी, जैसा कुवैत में हुआ जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत का हमला कर दिया। 5 लाख से ज्यादा भारतीय वहाँ से निकलना चाहते थे। जावेद नकवी साहब बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं पाशा साहब ये, और विवेक आरजू साहब भी जब कह रहे थे तो उनका ये कहना था कि इस रीजन के लिए भी ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। जी। अब यही तो आयरनी यही है कि काटजू साहब भी कह रहे हैं, पाशा साहब भी कह रहे हैं, नकवी साहब भी कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपका भी दिल उसी तरफ माइल है। लेकिन सरकार का क्या मौक़िफ़ है, सरकार और स्टेट क्या कह रहा है? कभी हमने चूतक सुना है करते हुए कि अमेरिका से कोई इल्तिजा करे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप हमारे इक़्तिसादी राइट्स पे, हुकूक़ पे आप हमला कर रहे हैं, आप हमें कलाई पकड़ के आप हमें आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, आप मार रहे हैं ईरान को, लेकिन पिटाई हो रही है हमारी। इसलिए कि ख़तरा जो है आपने जो सही बताया है हॉर्मुज़ का भी है और तमाम दूसरे उसके इम्प्लिकेशंस हैं। 60 लाख हिंदुस्तानियों का है। मुझे अभी तक याद है किस तरह से वो गुजराल साहब जहाज़ लेके गए थे कुवैत से लोगों को वहाँ से उनका खुरूज करने के लिए, जब पहली वो हुई थी डेजर्ट शील्ड वाला। तो मैं समझता हूँ कि हमारे तो बेइंतहा वहाँ पे स्टेक्स हैं, लेकिन हमने कभी हिंदुस्तान की हुकूमत से ये नहीं कहते हुए सुना है कि नहीं जो अमेरिका और इजराइल ये जो सेबर रैटलिंग कर रहे हैं ये गलत है। ये हमारी तरफ से। अगर ये प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, अब काटजू साहब आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूँगा कि आपने पाशा साहब को भी सुना, आप खुद भी ये मानते हैं कि भारत के बड़े इंटरेस्ट हैं ईरान के साथ इस पूरे रीजन की अगर बात करें। आप जो न्यूक्लियर वेपन वाला जो मुद्दा उठा रहे थे,
अब ईरान को किस हद तक भारत के लिए जो बैलेंस करने वाली बात है कि एक तरफ अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, एक तरफ ईरान है, उसका न्यूक्लियर वेपन है, वैसे में भारत की कितनी भूमिका हो सकती है और कितनी ये बात वास्तविक है कि भारत किसी हद तक ईरान को कन्विंस कर सकता है कि उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए हो? तो ये मानना है कि ईरान परमाणु हथियार चाहता है, चाहे वो कुछ भी कहे, और इस दिशा में उसने आगे कदम बढ़ाए हैं और बढ़ाता रहेगा। उनका मिसाइल प्रोग्राम अगर आप देख लें तो मिसाइल प्रोग्राम तभी माने रखता है जब उनके पास परमाणु हथियार हों। अच्छा, जहाँ तक परमाणु हथियार का मसला है उसमें हमारी राय और जो पाश्चात्य के देश हैं उनकी राय एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम हमेशा कहते हैं अमेरिका से, इजराइल से, औरों से कि इस मसले का शांतिपूर्ण रूप से समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे हित हैं। जैसे पाशा साहब ने सही कहा कि 60 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पर अरब देशों में रहते हैं, उनका क्या होगा, तो हमारे तेल का क्या होगा, और मामले हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं लगता है कि चाहे हम आवाज़ उठाएं या नहीं, अमरीकी और यूरोपीय सैंक्शंस जो हैं वो कम नहीं होंगे, और वास्तविकता यही है कि हमें उनके बीच से, जो अंग्रेजी का शब्द है, नेविगेट करके चलना पड़ेगा। जी, विवेक काटजू साहब, आपकी इसी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका, पाशा साहब आपका और जावेद नकवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विवेक काटजू साहब का ये कहना है कि पश्चिमी देशों, अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह के डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, जिस तरह का टकराव है, उसके बीच भारत को संतुलन बनाना होगा और अपने हितों को ध्यान में रखना होगा। देश देशांतर में आज इतना ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।